हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2024 के एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग का नोवा मॉडल पेपर लेकर आए हैं। इससे पहले हम रीजनिंग के 8 मॉडल पेपर करवा चुके हैं। यदि अभी तक आपने इन 8 मॉडल पेपरों को नहीं देखा है तो इन 8 मॉडल पेपरों को आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हो। और इस रीजनिंग के नए मॉडल पेपर को भी आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि इस रीजनिंग के नए पेपर के अंदर रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और वे सभी क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस 2024 के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और इस वीडियो के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि एसएससी एमटीएस 2024 के एग्ज़ाम से संबंधित जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पर देखो बहुत ही सिंपल तरीका होता है ऐसे प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करने का। तो कैसे सोल्व करते हैं वो देखो। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर देखना है कि टीवी का संबंध यहाँ पर 21 के साथ में कैसे है। यानी कि जिस प्रकार से यहाँ पर टीवी से यहाँ पर आया है 21, यानी कि जिस लॉजिक से यहाँ पर टीवी से 21 आया है वही सेम लॉजिक लगाएंगे हम WI के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ सबसे पहले तो यहाँ पर हम देखेंगे कि टीवी से 21 कैसे आया है। तो सबसे पहले यहाँ पर T और V, यहाँ पर आपको देखना है कि दोनों अल्फ़ाबेट लेटर कितने कितने नंबर पर आते हैं। तो यहाँ पर देखो जो T है ये आता है अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर कितने नंबर पर, 20 नंबर पर, और V है ये आता है 22 नंबर पर। ठीक है, अब यहाँ से देखो इन दोनों लेटर यानी कि इन दोनों संख्याओं से यहाँ पर 21 कैसे आएगा। तो क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में ऐड कर देंगे। तो 20 और 22 कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 20 और 22 को दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना, 42। और इस 42 से 21 कैसे बनेगा। तो T और V के अंदर कितने लेटर हैं, 2। तो क्या करेंगे, इस 42 के अंदर 2 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 42 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 21। ठीक है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। यही सेम लॉजिक लगाएंगे हम किसके अंदर, W और Y के अंदर। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो W कितने नंबर पर आता है। तो अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर जो W होता है ये आता है आपका 23 नंबर पर। ठीक है, और इसी प्रकार से देखो क्या है Y। तो Y कितने नंबर पर आता है। तो Y आता है अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर 25 नंबर पर। अब इन दोनों को यदि हम आपस में ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 23 और 25 है। तो 23 और 25 होता है 48। अब देखो यहाँ पर 48 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू लेकर आनी है। तो यहाँ पर देखो W और Y में कितने लेटर हैं, 2। तो 48 में भी क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देखो 48 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 24। अब हमें देखना है कि किसी ऑप्शन के अंदर 24 दिया गया है क्या। तो ये दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि AB बराबर 27 तथा BC बराबर 125 और CD बराबर 343 लिखा जाता है तो ABDB बराबर क्या लिखा जाएगा। यानी कि सेकंड प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो कैसे सोल्व करेंगे इस कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न को। तो देखो एसएससी एमटीएस के एग्जाम में हमारे पास टाइम तो होता है कम, और ऐसे प्रश्न को हम एग्जाम में कैसे सोल्व करें फटाफट से। तो वो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो बोला गया है कि AB बराबर है कितना, ध्यान से देखो इसे, AB बराबर है कितना, 27। तो यहाँ पर हमें देखना है कि AB से 27 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखो A और B दोनों क्या हैं, अल्फ़ाबेट लेटर। तो इन दोनों का क्या करेंगे, सबसे पहले तो नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखो A आता है 1 नंबर पर और B आता है 2 नंबर पर। अब यहाँ से 27 कैसे करना है, तो वो देखो सबसे पहले तो इन दोनों संख्याओं को यदि हम आपस में ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3। और इस 3 का यदि हम क्यूब कर दें तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27। ठीक है, अब इसी प्रकार से देखते हैं आगे। आगे बोला गया है कि BC बराबर कितना है। तो यहाँ पर देखो BC बराबर है 125। तो यहाँ पर हम लिखेंगे B और C बराबर बोला गया है कितना, 125।
25। तो इसको भी सोल्व करके देखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर देखो बी और सी कितने कितने नंबर पर आते हैं। तो अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर बी आता है 2 नंबर पर और सी आता है 3 नंबर पर। अब इन दोनों लेटर यानी कि इन दोनों संख्याओं को आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 2 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5। और इस 5 का यदि हम क्यूब कर दें तो 5 का क्यूब कितना होता है 125। ठीक है। अब इसी प्रकार से आगे भी चेक करेंगे कि यही सेम लॉजिक इसके अंदर भी लागू हो रहा है क्या। तो देखो सी और डी बराबर क्या लिखा गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे सी और डी और इसके बराबर में कितना लिखा गया है 343। ठीक है, कितना 343। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो सी और डी का नंबरिंग करेंगे। तो देखो अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर सी आता है 3 नंबर पर और डी आता है 4 नंबर पर। ठीक है। अब इन दोनों संख्याओं को यदि हम आपस में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 3 और 4 आ जाएगा 7। और इस 7 का यदि हम क्या कर दें, क्यूब कर दें, तो 7 का क्यूब कितना होता है 343। यानी कि यहाँ पर हुआ क्या है, जितने भी अल्फ़ाबेट लेटर दिए गए हैं उन सभी का नंबर किया गया है और नंबर करने के बाद में जो संख्या है उसका टोटल करके उसका क्या किया गया है, क्यूब किया गया है। तो अब हम आसानी से बता सकते हैं कि ए बी डी बी बराबर क्या होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर है ए बी डी बी। ठीक है, ये है और इसके बराबर में क्या आएगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जितने भी लेटर हैं उन सभी का क्या करेंगे, नंबर करेंगे। तो यहाँ पर देखो ए आता है 1 नंबर पर, बी आता है 2 नंबर पर, डी आता है 4 नंबर पर और बी आता है 2 नंबर पर। तो इन सभी का हम क्या करेंगे, पहले इन सभी को हम आपस में ऐड करेंगे। ठीक है, तो इन सभी को हम आपस में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखो 1 और 2 हो जाएगा 3, 3 और 4 हो जाएगा 7, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9। यानी कि इन सभी को हमने टोटल किया तो कितना आया 9। और इस 9 का हम क्या कर देंगे, क्यूब। तो 9 का क्यूब कितना होता है, तो देखो 9 का क्यूब होता है 729। ठीक है, याद रखना ये क्यूब वगैरह। तो 9 का क्यूब होता है 729। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा कितना 729। यानी कि ए बी डी बी बराबर हो जाएगा कितना 729। अब हमें देखना है कि 729 किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है क्या। तो ध्यान से देखो, ये दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि दूसरा प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, कौन सा वैनारिक निम्नलिखित वर्गों को सही निरूपित करता है। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने वैनारिक से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि सप्ताह, महीना और वर्ष का सही वैनारिक कैसा बनेगा। तो इसके लिए देखो बहुत ही सिंपल लॉजिक होता है। यानी कि वैनारिक से संबंधित प्रश्न जब भी आपको एग्जाम में देखने को मिले तो कैसे सोल्व करते हैं, तो वो देखो सबसे पहले तो हमें देखना है कि किन किन शब्दों से हमें वैनारिक तैयार करना है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या दिया गया है, सप्ताह, फिर क्या दिया गया है महीना और फिर क्या दिया गया है वर्ष। तो इन सभी में सबसे छोटा क्या है, सप्ताह। यानी कि पहले क्या आता है सप्ताह। तो यहाँ पर पहला गोला हमारा बनेगा किसके लिए, सप्ताह के लिए। फिर देखो इनमें से क्या है सबसे छोटा, यानी कि सबसे छोटा के बाद में बड़ा कौन है, महीना। यानी कि सप्ताह से बड़ा क्या है, महीना। तो यानी कि दूसरा गोला हमारा बनेगा किसके लिए, महीना के लिए। यानी कि देखो सप्ताह से मिलकर क्या बनता है, महीना। ठीक है, अब इसी प्रकार से आगे देखो क्या बच गया, वर्ष। तो वर्ष क्या है, महीने से बड़ा। तो तीसरा गोला हमारा बनेगा इस प्रकार से। यानी कि ध्यान से समझो इस प्रश्न को किस प्रकार से बना। तो यहाँ पर देखो पहला जो ये वाला गोला है ये किसके लिए बना, सप्ताह के लिए। और सप्ताह मिलकर किसका निर्माण करते हैं, महीने का। तो यहाँ पर देखो दूसरा गोला है किसके लिए, महीने के लिए। और महीने के अंदर क्या आ गया, सप्ताह। अब महीने मिलकर किसका निर्माण करते हैं, वर्ष का। तो यहाँ पर तो तीसरा वाला ये वाला गोला है ये किसके लिए आ गया, तो ये आ गया आपका वर्ष के लिए। तो सही वैनारिक बनेगा इस प्रकार से। अब आपको देखना है कि ऐसा वैनारिक आपको किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है। तो ये दिया गया है आपको ऑप्शन बी के अंदर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने,
नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे सोल्व करेंगे ऐसे प्रश्न को, तो वो देखो मैंने बताया था कि जब भी आपको सीरीज से संबंधित प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि सीरीज में क्या क्या दिया है और किस प्रकार से सीरीज बढ़ रही है। तो ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो सीरीज में हमें दिया गया है 30, फिर दिया गया है 33, फिर दिया गया है 37, फिर दिया गया है 42, फिर दिया गया है 48, फिर दिया गया है 55 और इस 55 के बाद में हमें बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो ये पता चल रहा है कि सीरीज क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो 30 से क्या हुआ है 33, तो 30 से 33 कैसे हो जाएगा। तो जब हम क्या करेंगे 30 के अंदर +3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 33। फिर देखो 33 से कितना हुआ है 37, तो 33 से 37 कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो यदि हम 33 के अंदर क्या करें +4 कर दें तो कितना हो जाएगा 37। फिर आगे देखो तो 37 से क्या हुआ है 42, तो 37 से 42 कैसे होगा। तो यदि हम 37 के अंदर क्या करें +5 कर दें तो कितना हो जाएगा 42। ठीक है, फिर देखो 42 से कितना हुआ है 48, तो 42 से 48 कैसे होगा। तो क्या करेंगे 42 के अंदर यदि हम क्या करें +6 कर दें तो कितना हो जाएगा 48। फिर आगे देखो 48 से कितना हुआ है 55, तो 48 से 55 कैसे होगा। तो क्या करेंगे 48 के अंदर जब हम क्या करेंगे +7 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 55। यानी कि यहाँ पर देखो हुआ क्या है, यहाँ पर पहले हर संख्या के अंदर क्या हुआ है, पहली संख्या में क्या हुआ +3, फिर देखो दूसरी संख्या में क्या हुआ +4, फिर देखो तीसरी संख्या में क्या हुआ +5, फिर देखो चौथी संख्या में क्या हुआ है +6 और फिर देखो पांचवी संख्या में क्या हुआ है +7। यानी कि क्रम वाइज क्या हो रही है सीरीज के अंदर एक एक संख्या बढ़कर जुड़ती जा रही है। तो यहाँ से अब आप आसानी से बता दोगे कि 55 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखो 7 के बाद में 55 के अंदर कितना ऐड कर देंगे 8। तो यहाँ पर देखो यदि हम 55 के अंदर क्या करेंगे +8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 55 और 8 हो जाएगा यहाँ पर 63। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना भरा जाएगा 63। तो अब हमें देखना है कि 63 हमें किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है क्या। तो ये दिया गया है हमें ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि एसएससी एमटीएस से संबंधित आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर को चुनिए। यानी कि यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से अक्षर आएंगे। तो ऐसे प्रश्न को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो पहली बात तो ये जो पांचवा प्रश्न है ये एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से अक्षर आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन भी एसएससी एमटीएस के एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्न को सोल्व करने का सबसे शॉर्ट ट्रिक क्या है। तो सबसे पहले तो ऐसे प्रश्न को सोल्व करने के लिए हमें यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर RRB से यहाँ पर TTD किस प्रकार से लिखा गया है। यानी कि जिस प्रकार से यहाँ पर RRB से लिखा गया है TTD, सेम वही लॉजिक हम लगाएंगे AAD के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले अक्षरों को हम क्या करेंगे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या लॉजिक लगाएंगे हम। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो ये दिया गया है RRB, इन सभी का हम क्या करेंगे नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखो R कितने नंबर पर आता है, तो R आता है 18 नंबर पर और ये दूसरा वाला R तो ये भी आता है 18 नंबर पर। फिर क्या है B, तो B कितने नंबर पर आता है 2 नंबर पर। फिर आगे देखो यहाँ पर क्या है TTD, तो T कितने नंबर पर आता है, तो T आता है 20 नंबर पर और दूसरा वाला T भी कितने नंबर पर आएगा 20 नंबर पर। फिर क्या है D आता है 4 नंबर पर। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पर देखो R से क्या हुआ है T, यानी कि 18 से क्या हुआ है 20। तो R से T पर जाएंगे तो यहाँ पर कितना हुआ है +2 लेटर, यानी कि R से T पर जाने के लिए क्या हुआ है +2। फिर यहाँ पर भी देखो R से T पर जाने के लिए क्या हुआ है +2। ठीक है, फिर आगे देखो क्या है B से कहाँ पर गया D, तो यहाँ पर भी देखो 2 से कहाँ पर गया 4 पर। तो 2 से 4 पर जाएंगे तो यहाँ पर भी क्या हुआ है
दो। यानी कि आर आर बी से टी टी डी किस प्रकार से लिखा गया है, यानी कि आर आर बी के अंदर सभी लेटर के अंदर क्या किया गया है, प्लस दो प्लस दो प्लस दो, यानी कि सभी के अंदर प्लस दो करके लिखा गया है टी टी डी। अब हम आसानी से बता सकते हैं कि ए डी का संबंध किन अक्षरों के साथ में होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ए डी ये जो लेटर हैं तीनों के तीनों ये कितने कितने नंबर पर आते हैं ये हमें देखना है। तो यहाँ पर देखो ए आता है 1 नंबर पर, ये वाला ए भी आएगा 1 नंबर पर, और डी आता है 4 नंबर पर। तो यहाँ पर देखिए ए से अगला लेटर क्या आएगा, यानी कि यहाँ पर तो ए आता है 1 नंबर पर, तो ए के अंदर क्या करेंगे +2, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी क्या हुआ था +2। तो 1 के अंदर +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और 3 नंबर पर क्या आता है सी। ठीक है, तो यहाँ पर सी आता है कितने नंबर पर, 3 नंबर पर। फिर क्या है ए, तो ए से आगे चलेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर भी देखो ए है 1 नंबर पर, और 1 के अंदर क्या करेंगे +2, क्योंकि यहाँ पर दूसरे लेटर में भी क्या हुआ था +2। तो 1 में 2 लेटर यानी कि 1 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3, और 3 पर क्या आता है सी, तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे सी के ऊपर 3। फिर क्या है डी, तो डी से क्या होगा यहाँ पर, तो डी आता है 4 नंबर पर, और 4 के अंदर क्या करेंगे +2, क्योंकि यहाँ पर भी क्या हुआ था +2। तो 4 के अंदर +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। ठीक है, और 6 पर क्या आता है एफ, यानी कि यहाँ पर ए डी से क्या आएगा यहाँ पर, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा सी सी एफ। यानी कि जिस प्रकार से यहाँ पर देखो आर आर बी का संबंध है किसके साथ में, टी टी डी के साथ में, सेम उसी प्रकार से यहाँ पर ए डी का संबंध हो जाएगा किसके साथ में, सी सी एफ के साथ में। अब हमें देखना है कि सी सी एफ हमें किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है, तो ये हमें दिया गया है सी सी एफ ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि पांचों प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, एक पंक्ति में शिवानी का स्थान दोनों ओर से 23वां है, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। यानी कि छठा प्रश्न आप सभी के सामने बैठक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करोगे, तो मात्र 3 सेकंड से भी कम समय में आप ऐसे प्रश्न को सोल्व कर सकते हो। कैसे, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखना है कि पूछा क्या गया है। पूछा गया है कि इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो बोला गया है कि एक पंक्ति में शिवानी का स्थान दोनों ओर से, यानी कि यहाँ पर देखो इधर से भी और इधर से भी, यानी कि दोनों ओर से शिवानी का स्थान कितना है 23वां। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ पर देखो इधर से भी कितना है 23वां स्थान है, और इधर से भी कितना है 23वां स्थान है। ठीक है, और पूछा गया है तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको क्या करना है याद रखना है। फॉर्मूला क्या है वो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर फॉर्मूला है यहाँ पर टी बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, यानी कि यहाँ पर टी का मतलब हो जाएगा टोटल, एल का मतलब लेफ्ट साइड और आर का मतलब राइट साइड, और इसमें से कर देंगे -1। ठीक है, तो क्या करेंगे सबसे पहले टोटल देखो कुल आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर टी हमें ज्ञात करना है बराबर लेफ्ट, यानी कि तो यहाँ पर देखो ये क्या है राइट साइड और ये क्या है लेफ्ट साइड। तो यहाँ पर देखो एल कितना है, यानी कि यहाँ पर ये कितना है 23, तो यहाँ पर हम लगाएंगे कितना 23। ठीक है, और फिर राइट भी कितना है 23 है, तो यहाँ पर कितना लगाएंगे +23। ठीक है, और फिर क्या कर देंगे -1, तो यहाँ पर टी बराबर हो जाएगा कितना, तो 23 और 23 कितना हो जाएगा 46। ठीक है, और इस 46 में से क्या करना है -1, तो यहाँ पर देखो 46 में से 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 45, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास आंसर 45। यानी कि एक पंक्ति में शिवानी का स्थान 23वां है, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो कुल पंक्ति में यानी कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं 45। तो अब हमें देखना है कि 45 किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है, तो ये दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि छठा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने, रमेश एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की बहू है, तो बताइए वह लड़की रमेश से किस प्रकार से संबंधित है।
यानी कि ये 7वां प्रश्न आप सभी के सामने ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न दिया गया है और पूछा गया है कि वह लड़की रमेश से किस प्रकार से संबंधित है। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करोगे, तो वो देखो ऐसे प्रश्न के अंदर एक लाइन की मिस्टेक हो गई तो समझ लो पूरा क्वेश्चन का क्वेश्चन क्या है, गलत है। तो क्या करेंगे, हमें लाइन टू लाइन चलना है और इस प्रश्न को क्या करना होता है, सोल्व करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो कौन बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि रमेश एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो ये कौन है, रमेश। रमेश ने क्या किया, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह यानी कि यह लड़की मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की क्या है, बहू है। तो बताइए रमेश का लड़की के साथ में क्या संबंध है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो ये कौन है, रमेश। अब रमेश का दादा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम दादा। तो ये कौन है, दादा। और इस दादा का क्या है, तो यहाँ पर देखिए दादा का एकमात्र पुत्र है। तो यहाँ पर लिखिए दादा का एकमात्र कौन होगा, पुत्र। तो यहाँ पर पी क्या हो गया, पुत्र। एकमात्र पुत्र की क्या है, बहू है। यानी कि इस पुत्र की क्या है, बहू है। कौन, ये लड़की। तो यहाँ पर ये देखिए ये क्या हो जाएगी, इसकी बहू। तो यहाँ पर हम लिख देंगे देखो बहू। इस प्रश्न के अकॉर्डिंग हमें चलना है। प्रश्न में स्पष्ट बोला गया है कि रमेश ने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे दादा के यानी कि इस दादा के एकमात्र पुत्र यानी कि इस पी की क्या है, पुत्र की क्या है, बहू है। तो ये लड़की कौन है, इस पी की क्या है, बहू है। तो बताइए कि वह लड़की रमेश से किस प्रकार से संबंधित है। और ये कौन है, रमेश है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो ये आर यानी कि रमेश है और ये डी कौन है, रमेश का दादा। और रमेश का दादा है, उसका एकमात्र पुत्र कौन है, ये पी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो कि आर का पी क्या लगेगा। तो रमेश का दादा है और उसका पुत्र है, तो रमेश का ये तो पी क्या लगेगा, पिता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, पिता। ठीक है। अब उसी प्रकार से देखो दादा के एकमात्र पुत्र की क्या है, बहू है। तो पी क्या है, पुत्र, और इसकी बहू है कौन, ये लड़की। तो देखो पिता की बहू या फिर पिता की पत्नी, इसकी क्या लगेगी, आर की माँ। तो यहाँ पर देखो क्या लगेगी, माँ लगेगी। ठीक है। नहीं समझ में आया तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले नहीं समझ में आया तो हम इस प्रश्न को दोबारा से समझा देते हैं। यहाँ पर देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है रमेश एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की क्या है, बहू है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर कौन आएगा, रमेश। ठीक है। इसका दादा यहाँ पर। ठीक है। अब इसको समझते जाना। ठीक है। बोला गया है कि दादा के एकमात्र पुत्र की, तो दादा का एकमात्र पुत्र कौन हो गया, पी। और इस एकमात्र पुत्र की बहू कौन है, ये लड़की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहू। ठीक है। अब आगे बोला गया है कि वह लड़की रमेश से किस प्रकार से संबंधित है। तो ये डी का एकमात्र पुत्र कौन है, पी। तो ये डी तो आर का क्या है, दादा है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम क्या, दादा। ठीक है। अब एक दादा का ये कौन है, पुत्र है। तो ये दादा का पुत्र है, तो रमेश का क्या लगेगा, तो दादा का पुत्र रमेश का क्या लगेगा, पिता, क्योंकि एकमात्र है। तो यहाँ पर लगा देंगे हम क्या, पिता। ठीक है। और एकमात्र पुत्र यानी कि पी की क्या है, वो बहू है। कौन, जिसकी ओर रमेश क्या कर रहा है, इशारा कर रहा है। तो पिता की पत्नी या पिता की बहू, इस रमेश की क्या लगेगी, माँ लगेगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माँ। यानी कि उस लड़की का रमेश के साथ में क्या संबंध है, माँ का संबंध है। तो रमेश की क्या लगेगी, वो माँ। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि 7वां प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और ऐसा प्रश्न एग्जाम में आएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर दोगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने। एक ही पासे की दो स्थिति दर्शाई गई हैं। यदि दिए गए पासे में अंक 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। यानी कि यहाँ पर ये 8वां प्रश्न आप सभी के सामने डाइस से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि अंक 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो देखो ऐसे प्रश्न को आप एसएससी एमटीएस के एग्जाम में कैसे सोल्व करोगे। तो बहुत ही सिंपल तरीका होता है डाइस से संबंधित प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करने का। कैसे सोल्व करेंगे सर आसानी से, तो वो देखो सबसे पहले जब भी हमें दो डाइस दिए गए हों और आपसे पूछा जाए कि किसी अंक या इस अंक के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो आपको क्या करना है, दोनों डाइस के अंदर आपको क्या करना है, कॉमन संख्या देखनी है। यानी कि एक जैसी
अलग अलग संख्या यानी कि पहले डाइस और दूसरे डाइस के अंदर होनी चाहिए। जैसे पहले डाइस के अंदर यहाँ पर ध्यान से देखो क्या है, 2 हैं। इसी प्रकार से देखो सेकेंड डाइस के अंदर भी यहाँ पर क्या है, 2 हैं। इस प्रकार से आपको क्या करना है, कॉमन संख्या देखना है। और इसके बाद में क्या करना है, आपको हर एक डाइस के अंदर क्लॉकवाइज चलना है, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा के अंदर चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर कौन सा है, ये पहला डाइस है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। फिर 2 के बाद में यहाँ पर देखो कितना है, 4 है घड़ी की सुई की दिशा में, तो 2 के बाद में कितना आएगा, 4। ठीक है, फिर देखो 4 के बाद में कितना है, 3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितना, 3। सेम चलेंगे हम इस दूसरे डाइस के अंदर, तो क्या करेंगे, यहाँ पर कितना है, कॉमन संख्या 2, तो 2 के सेम क्लॉकवाइज चलेंगे, तो यहाँ पर देखिए 2 के बाद में कितना है, 1। तो सबसे पहले तो लिखेंगे यहाँ पर 2 और फिर क्या है 1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1। फिर आगे देखो 1 के बाद में कितना है, 5, तो यहाँ पर आगे लिखेंगे हम 5। अब यहाँ पर ये संख्या लिखने के बाद में हमें क्या करना है, इसके अंदर पूछा गया है क्या कि अंक 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो ये सभी एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, 2 के विपरीत में 2, तो ध्यान रखना 2 के विपरीत में कभी भी 2 नहीं होता है। यानी कि 2 के विपरीत में यहाँ पर 1 से 6 तक की संख्याओं में कौन सी संख्या नहीं आई, 6, तो 2 के विपरीत में तो क्या हो जाएगा, 6। पूछा क्या गया है कि 5 के विपरीत में क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए 5 के विपरीत में हो जाएगा यहाँ पर 3। पूछता कि 4 के विपरीत में क्या है, तो 4 के विपरीत में होता है यहाँ पर 1। ठीक है, पूछा गया है कि 5 के विपरीत में क्या है, तो 5 के विपरीत में क्या है, 3। अब हमें देखना है कि 3 किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है क्या, तो ध्यान से देखो ये दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि 8वां प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित वर्गों का सबसे उपयुक्त वेन आरेख का चयन कीजिए। और ये प्रश्न एसएससी एमटीएस 2023 के एग्जाम के अंदर पूछा गया था। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो ये 9वां क्वेश्चन है ये आप सभी के सामने वेन आरेख से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि भाई, भतीजा और चाचा का सही वेन आरेख कैसा बनेगा। तो इसके लिए क्या करना होता है, बहुत सिंपल तरीका होता है ऐसे प्रश्न को सोल्व करने का। कैसे, तो वो देखो, हमें क्या करना है, भाई, भतीजा और चाचा के लिए सही वेन आरेख का क्या करना है, चयन करना है। तो कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहले तो यहाँ पर जो तीनों शब्द दिए गए हैं, भाई, भतीजा और चाचा, तो हमें देखना है कि इन सभी में आपस में कोई रिलेशन है क्या। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या है, भाई हैं और यहाँ पर क्या है, भतीजा। तो यहाँ पर देखो वेन आरेख के लिए क्या होगा, यानी कि क्या होता है, जो कुछ भाई होते हैं वो क्या हो सकते हैं, किसी के भतीजे हो सकते हैं। और यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर क्या है, चाचा, तो देखो कुछ चाचा क्या हो सकते हैं, भतीजा भी हो सकते हैं और कुछ चाचा किसी के क्या हो सकते हैं, भाई भी हो सकते हैं। उसी प्रकार से ये है क्या, भतीजा, तो कुछ भतीजे क्या हो सकते हैं, चाचा हो सकते हैं और कुछ भाई क्या हो सकते हैं, भतीजे हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपस के अंदर क्या है, काफ़ी रिलेशन है। तो कैसे बनाएंगे वेन आरेख, तो वो देखो। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो क्या है, भाई हैं, तो यहाँ पर देखो पहला गोला तो हम बना देंगे किसके लिए, भाई के लिए। ठीक है, ये क्या हो गया, भाई। अब देखो कुछ भाई क्या हो सकते हैं, चाचा हो सकते हैं और कुछ चाचा क्या हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ के लिए इस गोले में से क्या लेंगे, कुछ हिस्सा ले लेंगे। तो यहाँ पर देखो दूसरा गोला हम बना देंगे इस प्रकार से, यानी कि यहाँ पर देखिए जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, इसमें क्या आ गया, कुछ तो भाई आ गए और कुछ क्या आ गया, चाचा। तो कुछ भाई चाचा हो सकते हैं और कुछ चाचा क्या हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ भाई हैं तो क्या हो सकते हैं, कुछ भाई भतीजे भी हो सकते हैं और कुछ भाई क्या हो सकते, कुछ भतीजे क्या हो सकते हैं, चाचा। तो तीसरा गोला किस प्रकार से बनेगा, तो यहाँ पर देखिए तीसरा गोला बनेगा आपका इस प्रकार से, यानी कि यहाँ पर जो ये वाला बन गया, इस हिस्से के अंदर जो आया तो कुछ चाचा और कुछ भतीजा हो गया। अब देखो कुछ भतीजे क्या हो सकते हैं, चाचा हो सकते हैं और कुछ भाई क्या हो सकते हैं, भतीजे हो सकते हैं। तो आपका सही वेन आरेख बनेगा इस प्रकार से। ठीक है, यानी कि इसके अंदर रिलेशन लगेगा कुछ कुछ का, यानी कि 2 बार कुछ कुछ आ जाए। ठीक है, तो आपका सही वेन आरेख बनता है इस प्रकार से। अब ऐसा वेन आरेख आपको देखना है कि किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है क्या,
तो ध्यान से देखो, ये आपको दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो 9वां प्रश्न उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इसी प्रकार से वेन आरेख के क्या किए जाते हैं, क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि 10वां प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो देखो, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को रोककर अपने स्तर से इस प्रश्न को सोल्व करना है और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया था। तो यहाँ पर देखो, नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न जब भी आपको एग्जाम में मिले तो सोल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर देखना है कि 7 से यहाँ पर 18 कैसे आया है। जिस प्रकार से यहाँ पर 7 से आया है 18, वही सेम लॉजिक हम लगाएंगे किसके अंदर, 13 के अंदर, और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले 90% बच्चे तो कैसे सोल्व करेंगे, जो पहली बार SSC MTS का एग्जाम दे रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि 7 से 18 कैसे बनेगा। तो क्या करेंगे, 7 से 18 बनाने के लिए वो क्या करेंगे, 7 के अंदर कर देंगे कितना, इसमें कर देंगे +11। तो 7 के अंदर +11 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 18। ठीक है, सेम लॉजिक लगाएंगे किसके अंदर, 13 के अंदर। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 13 के अंदर प्लस कर देंगे कितना, 11। तो 13 के अंदर +11 करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 24। अब हमें देखना है कि 24 किसी ऑप्शन के अंदर है क्या। यदि यहाँ पर इस चारों ऑप्शंस में से किसी भी ऑप्शन के अंदर 24 होता तो आपका हो जाता राइट आंसर, लेकिन किसी भी ऑप्शन के अंदर हमें 24 देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि इस लॉजिक से हम इस प्रश्न को सोल्व नहीं कर सकते। तब दूसरा लॉजिक हम क्या लगाएं फटाफट से एग्जाम में, किस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकाल दें। तो यहाँ पर देखो लॉजिक क्या लगेगा, तो सबसे पहले यहाँ पर 7 से हमें बनाना है कितना, 18। तो कैसे बनेगा वो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 7 का करेंगे 2 से गुना। तो 7 से यानी कि 7 का गुना 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 7 दूनी 14, और इस 14 के अंदर हम ऐड कर देंगे कितना, 4। अब 4 क्यों ऐड किया, तो 14 से 18 बनाने के लिए 4 ऐड कर दिया। तो यहाँ पर 14 के अंदर +4 किया तो कितना हो गया, 18, जो कि यहाँ पर देखिए दिया गया है। सेम लॉजिक लगाएंगे हम किसके अंदर, 13 के अंदर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 13 का गुणा करेंगे किसके साथ में, 2 के साथ में। तो 13 का गुणा 2 के साथ में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 दूना 26, और इस 26 के अंदर भी कितना ऐड करेंगे, 4, क्योंकि यहाँ पर भी हमने 4 ऐड किया था। तो 26 और 4 कितना हो जाएगा, 30, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना भरा जाएगा, 30। अब हमें देखना है कि 30 हमें किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है क्या। तो ये हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि 10वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि SSC MTS के एग्जाम से संबंधित आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस वीडियो में हमने रीजनिंग के 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। और जिस भी अभ्यर्थी के 10 में से 9 क्वेश्चन सही हुए हैं तो उनकी तैयारी बेहतर है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।